देखिए, पिछली कक्षा में आपको विज्ञान में मैंने पढ़ाया था पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक और खाद्य जाल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली विज्ञान की कक्षा में पढ़ा दी हैं। अब चलते हैं नए चैप्टर की ओर। नया चैप्टर है आपका खनिज एवं धातु। नया चैप्टर है आपका खनिज एवं धातु। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की, मिनरल। खनिज जो है किसी भी देश का प्राकृतिक आधार माना जाता है। खनिज जो है वो प्राकृतिक आधार माना जाता है, क्योंकि खनिज में वे सभी चीज़ें आती हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कोयला वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित हैं वो सभी खनिज कहे जाते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में बिहार में कोयला का उत्पादन होता है, कोयला निकाला जाता है खदानों से, और कुछ जगह सोना निकाला जाता है खदानों से। तो जो भूगर्भ में जो भी पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सभी क्या माने जाते हैं? खनिज माने जाते हैं। इसीलिए आर्थिक प्रकृति का आधार खनिज को माना जाता है किसी भी देश का। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि खनिज पदार्थ भूगर्भ के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनको विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आप एक खनिज के अर्थ के रूप में नोट कर सकते हैं। अर्थ यानी कि खनिज का अर्थ लिख सकते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें तत्व और यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें तत्व और यौगिक पृथ्वी पर पाए जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं या खनिज कहलाते हैं। वह खनिज, उसके बाद खनिज के बाद में बात आती है, देखिए पाठ का नाम है खनिज एवं धातु। अब बात आती है कि धातु क्या चीज़ है। धातु भी एक खनिज होती है। तो देखिए धातु क्या है? धातु है आपका जो कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिनका सांद्रण किया जाता है। जिनका क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। तो वे जो खनिज पदार्थ होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और धातु का और भी बता देते हैं, जैसे कि और धातुएं क्या हैं, जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? धातु हैं। तो प्रकृति में जो है 118 तत्व हैं, जिसमें जिनको धातु और अधातु के रूप में बांटा गया है। तो अधातु जो हैं वो 22 हैं और बाकी सभी जो हैं वो धातु के रूप में पाए जाते हैं। देखिए धातु के बारे में, खनिज एवं धातु इस पाठ का नाम है मिनरल्स एवं मेटल्स। तो धातु के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले मैंने बता दिया आपको जनरली धातु का क्या चीज़ है। लेकिन खनिज से आगे चलते हैं तो बात आती है कि अयस्क क्या है। खनिज के बाद में बात आती है कि अयस्क क्या है। वह खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण यानी कि उनको निकाल लिया जाता है, वो कहलाते हैं अयस्क। अब अयस्क से धातु कई प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त होती है। अयस्क जो होता है
उससे धातु कई प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त होती है। अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं धातु कर्म। धातु कर्म जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। क्या काय का प्रोसेस है? धातु प्राप्त करने का। किससे? खनिजों से। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो क्या है? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अशुद्धियों को, जो खनिज में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अयस्क का सांद्रण करके उनको अलग कर लिया जाता है। जब अयस्क सांद्रित हो जाता है तो उससे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके बाद में क्या है, देखिए ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जब सांद्रण कर लिया, सांद्रण के बाद में उसको ऑक्साइड में परिवर्तन, जो सांद्रण वाली भी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती रहती है। उसमें ऑक्सीकरण किया जाता है। सांद्रित जो अयस्क होता है उसको प्रकृति के अनुसार वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फिर धातु ऑक्साइड, जो धातु जो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है धातु, फिर उसको धातु के रूप में निष्कर्षण किया जाता है और उसके बाद में उसका शोधन किया जाता है। जब शोधन की प्रक्रिया होती है तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होती है। जो खनिज हैं वो प्रकृति में पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभक्त किया गया है। पदार्थों को, इन तत्वों की संख्या बहुत अधिक है। तत्व वह पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तत्व जो हैं, तब इनको वर्गीकृत किया जाता है तत्वों को धातु और अधातु में। धातुओं के गुण अधातुओं से भिन्न होते हैं। कुछ तत्व जो हैं वो धातु और अधातु दोनों ही गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। और दैनिक जीवन में हम धातु और अधातुओं का प्रयोग करते रहते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि है खनिज एवं धातु, इसलिए धातु के बारे में साथ ही साथ ही बताया गया। लेकिन बात चल रही है खनिज की, तो खनिज का बताया। खनिज का क्या हो जाता है? खनिज में जो धातु अशुद्ध धातु के रूप में पाए जाते हैं उसको सांद्रण किया जाता है अयस्कों का, उससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसलिए धातु की बात चल रही थी। अब खनिज जो होते हैं वो धातु खनिज होते हैं, अधातु खनिज होते हैं और ईंधन संबंधी भी खनिज होते हैं। अब देखिए धातु खनिज जो होते हैं, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। कुछ उदाहरण हैं धातु खनिज के, जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, टीन है। ये सभी जो खनिज हैं इनसे धातु खनिज प्राप्त होती है, लेकिन ये शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती हैं। इनका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण करने के बाद में इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करने के पश्चात में उसको शोधित किया जाता है, शोधन किया जाता है, तब जाके हमें शुद्ध रूप में सोना या तांबा या चांदी या टीन, ये सभी चीज़ें शुद्ध रूप में इतने प्रोसेस के बाद में प्राप्त होती हैं। उसके बाद बात आती है अधातु खनिज। अधातु खनिज कैसे होते हैं? जैसे कि चूना है, पत्थर है, नमक है, खड़िया है, गंधक है, अभ्रक है, ये सारी चीज़ें अधातु खनिज के रूप में भूगर्भ से ही प्राप्त की जाती हैं, जिनका प्रयोग भी दैनिक जीवन में किया जाता है। आप दैनिक जीवन में सभी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो खनिज क्या चीज़ हो गई? जो भूगर्भ से प्राप्त हुई और जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में किया जा रहा है वो सभी खनिज हैं। तीसरी आती है खनिज का जो तीसरा प्रकार है वो है ईंधन संबंधित खनिज। अब ईंधन संबंधित खनिज क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए पेट्रोल वो कुओं से निकाला जाता है, तेल के कुएं होते हैं। प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सभी क्या चीज़ें क्या हैं? ईंधन संबंधी खनिज हैं, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के गर्भ से ही यानी भूगर्भ से ही हमें प्राप्त खनिज के रूप में होती हैं। अब
जरा इसको विस्तार से हम देख लेते हैं। धातु खनिज इस प्रकार के खनिजों का पूर्ण शुद्ध रूप से खदानों से प्राप्त नहीं किया जाता है। जो धातु खनिज होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, इनको इनमें अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, इसलिए इनको शुद्ध रूप में लाने के लिए भट्टियों में गला करके इनका सांद्रण किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में इनमें विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, तब जाकर के ये प्रयोग करने लायक हमें प्राप्त होती है। अधातु खनिज जो होते हैं वो सामान्यतः अधातु खनिज के उपयोग करने से पूर्व शुद्ध करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात खदानों से प्राप्त करने के बाद इनका सीधा उपयोग भी किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसके उपयोग से पूर्व इनके भिन्न रूपों में लाने के लिए इनको काट कर या खुरच कर इनको आकृति प्रदान कर दी जाती है, जैसे कि संगमरमर का पत्थर होता है, खड़िया होती है, नमक भी हमें पृथ्वी के भूगर्भ से, समुद्र से प्राप्त होता है, जिसको शुद्ध किया जाता है। कुछ ऐसे अधातु पदार्थ हैं जिनको शुद्ध करने की आवश्यकता प्रयोग करने से पूर्व होती है। ईंधन संबंधी खनिज, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे खनिज प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग रसोई से लेकर यातायात के साधनों तक में किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है हमें ईंधन खनिज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इनका शुद्धिकरण भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि तेल के कुओं से एक मिक्स तेल, कच्चा तेल प्राप्त होता है, जिसको शुद्ध किया जाता है। उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और बचा हुआ जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे कार्बोल की प्राप्ति होती है। अब खनिज से समाज को लाभ हैं, खनिज से समाज को क्या क्या लाभ हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखिए, मैं केवल हेडिंग्स आपको बता रहा हूँ लाभ के, कि समाज को खनिजों से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हेडिंग बताने के बाद में इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में आप स्वयं लिख सकते हैं। तो इनको केवल हेडिंग्स को नोट कर लेंगे और उसके बाद में इनके बारे में स्वयं लिख लेंगे। जैसे कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानवीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति कैसे होती है, जैसे कि आवास बनाने की, घर बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, तो वो खनिज के रूप में हमें भूगर्भ से ही प्राप्त होता है। टीन, लोहा, प्लास्टिक वगैरह के बर्तन वगैरह, चेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। उसके बाद आर्थिक विकास का आधार, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमें निर्यात करना पड़ता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमें आयात करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनका सीधे सीधे निर्यात किया जाता है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जैसे प्राकृतिक गैस है, सोना है, चांदी है। इस तरीके के जो हमारे पास कुछ खदानें हैं, जो चीज़ें खदानों से निकाली जाती हैं, उनका सीधे सीधे निर्यात कर दिया जाता है। कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है, जिससे हमारा आर्थिक व्यवसाय भी बना रहता है। उसके बाद है औद्योगिक विकास का आधार। औद्योगिक विकास का आधार, ये बिंदु बिल्कुल सेम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से मिलता जुलता है, क्योंकि औद्योगिक विकास के आधार पर ही मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चौथा पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनसे व्यक्तियों के जीविका का पालन होता है, जीविका चलती है, रोजगार में वृद्धि होती है। और पांचवा पॉइंट है उच्च जीवन स्तर। हमारे जीवन में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे जीवन को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, जैसे कि पहले ज़माने में धुआं चूल्हे में होता था, तो उससे जीवन, कुछ लोगों को दमे का रोग हो जाता था, कुछ मतलब अनेक बीमारियां हो जाती थी। कुछ ऐसे अब नए नए प्रयोग हुए हैं जिनके आधार पर बहुत सारी वस्तुएं बनी हैं और जिनसे उच्च जीवन स्तर हो गया है। यातायात के साधनों का विकास, ये सभी जो खनिज पदार्थ हैं, इन्हीं के आधार पर यातायात के साधनों का भी विकास हुआ है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं चलती हैं, और पहले क्या था, बैलगाड़ी वगैरह थे, उनसे यात्रा की जाती थी। तो ये हमारे यातायात साधनों का भी विकास हुआ है। तो आज के इस विज्ञान के लेक्चर में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है क्या खनिज से समाज को लाभ। अब नेक्स्ट जो विज्ञान की कक्षा होगी उसमें आपको धातु और अधातु के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।